हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सिविकल एम लर्निंग एंड शेयरिंग। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं क्लास 8 का जियोग्राफी चौथा लेसन। क्लास 8 का जियोग्राफी चौथा लेसन कृषि। इसका कुछ अभ्यास प्रश्न है, उसको हल करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो पहले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कृषि क्या है। आप जब कृषि चैप्टर पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपके जहन में यही दिमाग में आंसर आना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए कि कृषि क्या होता है। ठीक है, तो कृषि में जो यहाँ पे लिखा हुआ है कृषि का क्या है, इसका जो उत्तर लिखा हुआ है फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन जैसे प्राथमिक क्रियाएं कृषि कहलाते हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत ही कृषि आता है दोस्तों, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत ही कृषि आता है। ठीक है, तो अब कृषि पूरी तरह से डिफिनेशन यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो कृषि कहते किसे हैं? कृषि आप ऐसे कर सकते हो कि किसी भी फसल का उत्पादन करना, किसी भी फसल का उत्पादन करना क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। ठीक है, किसी फसल का उत्पादन करना, अब उसमें कोई भी फसल आ सकती है। ठीक है, उसके साथ साथ पशुधन मतलब कि यहाँ पे मुर्गी पालन है, सुअर पालन है, डेयरी उद्योग है। ठीक है, मत्स्य पालन यानी मछली पालन, ये सब किसके अंतर्गत? ये सब भी कृषि के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, जो प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं उसे क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। तो कृषि जो है प्राथमिक क्रियाओं के अंदर पशुधन में आपका मुर्गी पालन, सुअर पालन, डेयरी उद्योग, मत्स्य पालन, ये सब आते हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब कृषि कहलाते हैं। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बात करते हैं उन कारकों का नाम बताएं जो कृषि को प्रभावित करते हैं। उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। कृषि को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उत्तर में लिखा हुआ है। एक तो स्थलाकृति है, दूसरा मृदा है और तीसरा जलवायु है। कैसे ये प्रभावित करते हैं इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्थलाकृतियाँ मतलब कि स्थल की विभिन्न प्रकार की आकृति, सिंपल पॉइंट है। तो जैसे विभिन्न प्रकार की आकृति कैसे होगी? जैसे मान लीजिए ये कोई एरिया है। ठीक है, इसको ऐसे देखते हैं, ये कोई एरिया है। ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ पे कुछ एरिया इस टाइप से है। अब इसके बाद है यहाँ पे कुछ एरिया इस टाइप से एक है। ठीक है, अब ये तीन रेंज आपके सामने दिख रहे हैं, तीन पार्टीशन आपके सामने दिख रहे हैं। इसको कैसे समझते हैं? इसको ऐसे समझते हैं कि ये जो एरिया है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम मैदान कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? इसको हम मैदान कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? मैदान। यानी जो हमारी स्थलाकृति है, यानी जो भूपर्वतीय है, धरातलीय स्वरूप है, धरातलीय भाग है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे मैदान। ठीक है, उसे मैदान कहेंगे। मैदान से ऊंचा उठा भाग जिसका ऊपरी सिरा जो है वो समतल होता है। यहाँ पे देखिए समतल है, उससे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे पठार। और पठार से ऊंचे उठे भाग को जिसका सिरा नुकीला होता है यानी पिरामिड की तरह होता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम पर्वत कहेंगे। ठीक है, तो ये स्थलाकृतियाँ हैं, विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ हैं। कहीं मैदान पाई जाती हैं, कहीं पठार पाए जाते हैं, कहीं पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं, कहीं मरुस्थल पाए जाते हैं। तो ये जो स्थलाकृतियाँ हैं ये जो है कृषि को प्रभावित करते हैं। अब आप समझिए कि कृषि क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? वो मैदानी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? कृषि सबसे ज़्यादा मैदानी क्षेत्र में होती है, पठारी क्षेत्र में तो बहुत कम होती है। पठारी क्षेत्र में आपको चाय की खेती मिलेगी जहाँ पे सीढ़ीदार खेती द्वारा जो है कृषि की जाती है। पर्वतीय क्षेत्र में आपको यहाँ पे सेब की खेती कुछ मिलेंगी, इलायची की खेती यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, तो केसर खेती यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र में मिलेगी। तो अलग अलग क्षेत्र में जो है कृषि पाई जाती है विभिन्न प्रकार की। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जो पहला पॉइंट था स्थलाकृति, आप ऐसे समझिए कि जो स्थलाकृति है, स्थलाकृति विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं उसके आधार पर कृषि को प्रभावित भी करती हैं। ठीक है, मृदा। अब मृदा की बात करें तो मृदा कई प्रकार की होती है। मृदा जो है वो कई प्रकार की होती है। मृदा जो होती है वो जलोढ़ मिट्टी भी होती है, यानी जलोढ़ मृदा भी होती है, पर्वतीय मृदा भी होती है, काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। तो अलग प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, कहीं पे पीली मिट्टी पाई जाती है, कहीं पे लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, कहीं पे काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक
ठीक है। तो कहीं पे जो है पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है, कहीं पे पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। तो इस टाइप से जो मिट्टी पाई जाती हैं, जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती हैं, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती हैं। तो जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है काफ़ी उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है जलोढ़ मिट्टी, जो नदियों द्वारा लाई है अवसादों से निक्षेप से ज़्यादातर जमाव से होता है, ठीक है। तो इस प्रकार की अलग अलग जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ भी जो है फसल कृषि के लिए अलग अलग कृषि के लिए उत्पादन होती है। जैसे काली मिट्टी है, कपास खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी जो है, ये जलोढ़ मिट्टी जो है आपके गेहूँ, चावल, ये ज़्यादातर इसके लिए जो हो सरसों, इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो अलग अलग क्षेत्र में जो है मिट्टी जो प्रभाव उसका कृषि को प्रभावित करती है, ठीक है। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। हम लोग फाइंड बात करते हैं जलवायु। जलवायु की अगर बात करें तो जलवायु जो होती है वो काफ़ी कृषि पे प्रभावित करती है, ठीक है। जैसे कि पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल की खेती होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ की जो जलवायु होती है चावल खेती के लिए अनुकूल मानी जाती है, ठीक है। तो चावल खेती सबसे ज़्यादा यहाँ पे होती है। गेहूं की खेती अगर बात करें तो गेहूं की सबसे ज़्यादा उत्पादन यूपी में होता है, पंजाब हरियाणा इस क्षेत्र में होता है, क्योंकि यहाँ की जलवायु गेहूं के लिए सबसे अनुकूल मानी जाती है। तो जलवायु भी कृषि क्षेत्रों को प्रभावित करती है। तो 3 पॉइंट है दोस्तों, आपको समझ सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि स्थानांतरित कृषि क्या है? स्थानांतरित कृषि क्या है? इस कृषि की क्या हानियाँ हैं? इस कृषि की क्या हानियाँ हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कृषि की क्या हानियाँ हैं, तो इसको देखते हैं। कृषि की क्या हानियाँ, स्थानांतरित कृषि क्या है? स्थानांतरित कृषि की अगर बात करें तो स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, ऐसा समझिए। मैं यहाँ पे जो डिफिनेशन लिखा है वो बहुत ही लंबा चौड़ा लिखा है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। कृषि का वह तरीका जिसमें वृक्षों को काटकर या और जलाकर भूखंडों को साफ किया जाता है, राख को मृदा में मिलाया जाता है, भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाने पर उस जगह को छोड़कर फिर दूसरी जगह कृषि की जाने लगती है। ऐसी कृषि स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि भी कहते हैं। तो इसको अब ऐसे समझते हैं, ठीक है। इसको ऐसे समझते हैं कि कोई एरिया है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई एरिया है, ठीक है। ये कोई एरिया है और इस एरिया पे बहुत सारे जो है पेड़ पौधे घास वगैरह थे, ठीक है। अब क्या होता है कि इस एरिया को जो घास यहाँ पे थे, इसको घास को पेड़ पौधे जो होते हैं घास को जलाकर काट कर समाप्त कर दिया जाता है। इसको घास को क्या कर दिया है, जलाकर काट कर समाप्त कर दिया जाता है। कुछ इस तरह से देखिए समाप्त हो गया, ठीक है, इस तरह समाप्त कर देता है। फिर इसके बाद जो है इस पर खेती की जाती है। इस पर क्या की जाती है, इस पर खेती की जाती है, ठीक है। इस पे क्या आती है, इस पे खेती की जाती है। इसके बाद 2-3 साल खेती करने के बाद जब इसकी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है, तब यही क्रिया किसी दूसरे जगह पे होती है। यही क्रिया क्या होती है, किसी दूसरे स्थान पर होती है, ठीक है, दूसरे स्थान पर होती है। तो दूसरे स्थान पे भी मतलब कि इसे यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे हैं, यहाँ पे इसको जलाकर समाप्त कर दिया जाता है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे खेती की जाती है। तो ऐसे आप समझ लीजिए कि ये ज़्यादातर पर्वतीय पठारी क्षेत्रों में होती है, जंगली क्षेत्रों में होती है, जहाँ पर ज़्यादातर वृक्षों को घास जो जंगल होते हैं उनको काट कर जलाकर जो है एक स्थान पे जलाकर जो उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है। तो इसके बाद जो क्या करते हैं उसको दूसरी जगह पे चले जाते हैं। वहाँ पे जो है मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे कृषि की जाती है, उसको स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। बस आप इतना समझिए, ठीक है। इससे कृषि का हानियाँ क्या हैं, हानियाँ में लिखा हुआ है कि इससे हरे भरे वनों को नुकसान पहुँचता है। भाई जाहिर सी बात है, जो पेड़ पौधे हैं उनको क्या करते हैं, उनको काट कर जला देते हैं। उनको काट कर क्या करते हैं, उनको काट कर जला देते हैं। तो जो काट कर जला देते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी जो हरे भरे वन है उनको नुकसान पहुंचता है। हरे भरे वन क्या है, उनको नुकसान पहुंचता है, समाप्त हो जाते हैं, ठीक है, इस तरह समाप्त हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है जिस पर यहाँ पे इस प्रकार की कृषि की जाती है, ये वहाँ पे इस प्रकार कृषि की आती है जहाँ मिट्टी की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है। तो ये इससे हानि क्या होती है कि ये कृषि जो है वहाँ पे क्या आती है, जहाँ मिट्टी की उर्वरता जो होती है, यानी जिसको उर्वरता शक्ति होती है वो समाप्त हो जाती है, ठीक है। इस तरह से ये जो मिट्टी की अलग अलग किस्म पाई जाती है, एक स्थान दूसरे स्थान पे चलते रहते हैं, जाते रहते हैं, खेती करते हैं, तो उसकी उर्वरता शक्ति समाप्त हो जाती है। अगला पॉइंट है कि वनों को जलाकर इसका राख उपयोग होता है, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। भाई इसकी जो
कृषि की जाती है, इसकी जो कृषि होती है इसमें जब उसको जलाते हैं तो जो उसके राख निकलते हैं, धुएँ निकलते हैं, उससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो रोपण कृषि क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि रोपण कृषि क्या है। ठीक है, रोपण कृषि क्या है तो आपको बताएं, रोपण कृषि को हम एक तरह से व्यावसायिक कृषि भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम व्यावसायिक कृषि भी कह सकते हैं। ठीक है, व्यावसायिक कृषि भी इसको कह सकते हैं, इसको व्यापारिक कृषि भी कह सकते हैं। यानी वो कृषि जिसमें चाय, कहवा, रबड़, केला, कपास जैसी एकल फसल उगाई जाती है उसे रोपण कृषि कहते हैं। इस कृषि में बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। यानी रोपण कृषि उसे कहते हैं जो व्यावसायिक होती है, व्यापारिक होती है या बागानों में की जाती है, तो 3 पॉइंट है यहाँ पे। रोपण कृषि को हम व्यापारिक या वाणिज्य कृषि भी कह सकते हैं, या तो उसे व्यावसायिक कृषि भी कह सकते हैं, क्योंकि चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास आदि के द्वारा जो है क्या की जाती है, व्यवसाय किया जाता है, व्यापारिक होती है। इसको ये ज़्यादातर ये बागानों में की जाती है। तो रोपण कृषि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, सरकार किसानों को किस प्रकार के विकास में मदद करती है। सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है। तो सरकार जो है निम्नलिखित तरीके से मदद करती है। पहला क्या है, सिंचाई के लिए सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध करवाकर। पहला पॉइंट है कि सरकार जो है किसानों के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए जो है सस्ती बिजली दर जो उपलब्ध करवाकर वहाँ से सिंचाई को उपलब्ध करवाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि अगला पॉइंट है खाद बीज पर सब्सिडी देकर। सब्सिडी मतलब होता है दोस्तों छूट देकर। ठीक है, बीज और खाद सिंचाई पर क्या मिलती है, किसानों को कृषि कार्य के लिए सब्सिडी मिलती है, यानी छूट मिल जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है सरकारी कृषि अधिकारियों द्वारा किसानों को किस प्रकार की जानकारी देकर, कृषि की संबंधित जानकारी देकर। मतलब कि सरकारी जो होते हैं, सरकारी कृषि अधिकारियों द्वारा किसानों को कृषि क्षेत्र के बारे में या कृषि संबंधित जानकारी देकर जो उनको बेनिफिट मिलता है। अगला पॉइंट है कृषि के लिए किसानों को ऋण की सुविधा उपलब्ध करवा कर जो है उनको जो है सब्सिडी या फिर कह सकते हैं एक तरह से उनको जो है बेनिफिट मिलता है। अगला क्वेश्चन है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सही विकल्प निशान लगाना है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कृषि उद्यान कृषि का अर्थ क्या है। उद्यान मतलब कि जो बगीचों या बागानों की तरह की जाती है, जैसे फलों और सब्जियों की उगाना। फलों और सब्जियों का उगाना एक तरह से बागानों के होता है, उद्यान की तरह होता है, बगीचे टाइप की होती है, तो उसे क्या कहेंगे हम फलों और सब्जियों का उगाना उद्यान कृषि कहेंगे। उद्यान मतलब कि बगीचों की तरह, बागानों की तरह होती है। ठीक है, अगले पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारा है, सुनहरा रेशा से अभिप्राय। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं, पटसन कैसे हैं। अब पटसन क्या होता है, सुनहरा रेशा पटसन मतलब कि जिस पे एक रस्सी, जिससे पटसन से जो है रस्सी बनती है। ठीक है, जिसको सनई बोलते हैं, एक तरह से पटसन होता है, कपास की तरह ही होता है वो। ठीक है, कपास तो रुई होती है लेकिन कपास की तरह होते हैं, उसमें सन निकलते हैं। सन मतलब कि उसमें जो है एक रेशे टाइप के निकलते हैं, उससे रस्सी वगैरह बनाई जाती है, तो उसे सुनहरा रेशा कहा जाता है, उसी से अभिप्राय पटसन से है। अगले क्वेश्चन में बात करें तो कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है। कॉफ़ी यानी कहवा सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, ब्राज़ील में होता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, ब्राज़ील में होता है। कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको मैंने बताया थोड़ी से। ठीक है, तो आपका ये छोटा सा टेलर था एक तरह से। आपसे मुलाकात हो अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए दोस्तों, और देखते रहिए काबिल बना दो सी विकल्प।